बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद के नए भवन में पहले दिन ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक को पेश कर दिया। इस बीच महिला आरक्षण बिल को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर सपा और बसपा के एक बार फिर से सुर मिलते हुए दिख रहे हैं। दोनों पार्टियों ने इस बार इस बिल का समर्थन करने का ऐलान तो किया है, लेकिन इसके साथ ही ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण की मांग की है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या महिला आरक्षण से बदलेगा यूपी का सियासी समीकरण। यूपी में क्या 2019 का सियासी समीकरण दोहराने वाला है, जहां समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। ये सवाल इसलिए क्योंकि सपा और बीएसपी का ओबीसी महिलाओं के रिजर्वेशन पर सुर मिलता हुआ नजर आ रहा है। महिला आरक्षण को लेकर सपा बसपा ओबीसी महिलाओं को भी रिजर्वेशन दिए जाने की मांग कर रही हैं। अब तक महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रही सपा ने बिल का समर्थन किया है, लेकिन ओबीसी का पेच फंसा दिया है। एसपी सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि सपा इस बिल का समर्थन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पर हम लोगों ने हमेशा मांग की है कि पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, वो ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं का मुकाबला नहीं कर सकती हैं, इसलिए उनके लिए भी आरक्षण होना चाहिए। कि जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, वो जो ज्यादा पढ़ी लिखी और कास्ट की महिलाएं हैं, उनका सही तरीके से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उनके लिए कोटे के अंदर कोटा एक आरक्षण होना चाहिए। अब गवर्नमेंट नहीं मान रही है। यहाँ संसद में अब भी पिछड़े वर्ग की महिलाओं के पिछड़े वर्ग विरोधी लोगों की संख्या ज्यादा है, वो नहीं मान रहे। लेकिन हम महिला आरक्षण बिल का इसलिए विरोध नहीं करें कि वो हक है, मिलना चाहिए उन्हें। हमारी बात ये नहीं मानेंगे, इसके बाद भी हम करेंगे समर्थन। वहीं संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान एसपी सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि सपा की हमेशा मांग रही है कि इसमें ओबीसी और अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया जाए। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। सर, लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि ये राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। 13 साल से यह बिल अटका हुआ था सर, और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है भाजपा की सरकार को, और इस 1 दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है। तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है। अब सपा ने जहां महिला आरक्षण की बात करते हुए ओबीसी महिलाओं के लिए भी कोटा निर्धारित करने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती भी ऐसी ही मांग करते हुए दिखाई दी। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी, लेकिन इसमें एससी, एसटी महिलाओं के साथ ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे पहले से निर्धारित कोटे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्रावधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं जिसके तहत अगले काफी वर्षों तक, अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक, यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। तो क्या महिला आरक्षण के बहाने सपा और बीएसपी के बीच नई खिचड़ी पक रही है?
2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बीएसपी गठबंधन करारी हार के बाद एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़कर अलग हो गए थे, लेकिन अब 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है तो ओबीसी महिलाओं को लेकर सपा बसपा एक साथ दिखाई दे रही है। हालांकि बीएसपी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की बात नहीं की है, लेकिन समाजवादी पार्टी ओबीसी के साथ मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दिए जाने की मांग कर रही है। दोनों की मांग में ओबीसी महिला को आरक्षण की मांग कॉमन है और यही कॉमन फैक्टर आने वाले चुनाव में नया सियासी समीकरण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो पक्ष विपक्ष में समझने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। इस विषय पर तफसील से हम चर्चा करेंगे और किस तरह से सपा और बसपा के बीच खिचड़ी पक रही है और अगर पक रही है तो उसका मतलब क्या है, किसके क्या मायने निकाले जाए। तमाम विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका। अशोक यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अशोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और रुद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। रुद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अशोक यादव जी आपके साथ करते हैं। अशोक जी, सवाल इस बात को लेकर है, ओबीसी को शामिल न करना, इसका विरोध आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है महिला आरक्षण बिल को लेकर। क्या वजह और क्यों आपको लगता है कि देखिए ओबीसी को भी आरक्षण में आरक्षण मिलना चाहिए? चलिए, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। अश्विनी जी का रुख कर लेते हैं। अश्विनी जी, देखिए बीएसपी और सपा की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि आरक्षण में आरक्षण ओबीसी को भी मिलना चाहिए। एससी एसटी को अगर आप शामिल कर रहे हैं तो ओबीसी को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्यों नहीं शामिल किया गया उन्हें? देखिए, अभी बिल पास किया गया है, बिल का पूरा ड्राफ्ट आने दीजिए और बहुत स्पष्ट रूप से आज सदन को बताया गया है चर्चा में कि ये बिल कब और कैसे लागू किया जाएगा। जी, असंवैधानिक काम कोई नहीं होगा, चाहे वो किसी की मांग हो, जो संवैधानिक रूप से होगा। और ये लोग इसीलिए इसको टालने की बात करते रहे। मुलायम सिंह यादव जी रहे टालने की बात करते रहे, लालू प्रसाद यादव जी हमेशा टालने की बात करते रहे। आज एक उनके मंत्री सुरेंद्र यादव हैं जिन्होंने बिल फाड़ने का भी काम किया था इसी सदन में। इसी सदन में सोनिया जी ने कालर पकड़ने का काम किया एक माननीय सांसद का। तो बहुत कुछ किया इन लोगों ने। ये लोग ये बिल पास नहीं करना चाहते थे, तो अब कोई ना कोई अब मुद्दा इनके हाथ से चला गया है। तथ्यों का अकाल है। इस समय जो है मुद्दा विहीन विपक्ष जो इंडिया अलायंस है ये चाहती है कि हम इसका श्रेय लें, लेकिन श्रेय इनको मिल नहीं पा रहा है। वो श्रेय चला गया मोदी सरकार को। तो समस्या आप नेहा जी समझिए इस चीज को कि कहां पर ये लोग चाहते हैं कि हम किसी तरीके से समर्थन भी करेंगे, हमको ये भी दे दो, समर्थन भी करेंगे, हमको ये भी दे दो। जो संवैधानिक रूप से आरक्षण की प्रक्रिया होगी वो अपनाई जाएगी, जो संवैधानिक रूप से महिला आरक्षण की प्रक्रिया होगी वो भी अपनाई जाएगी। ठीक है यादव जी, देखिए कह रहे हैं कि संवैधानिक तौर पर जो रहेगा सही वही काम किया जाएगा, लेकिन आप लोग कह रहे हैं महिला आरक्षण तो मिले, उसमें ओबीसी भी शामिल किया जाए, क्यों और कैसे? क्यों आपको लगता है कि ओबीसी को शामिल करना बहुत जरूरी है? नहीं शामिल किया गया तो ये गलत हो रहा है ओबीसी वर्ग के साथ? नेहा जी, देखिए देश की आबादी का लगभग 50-52% ओबीसी आबादी है। तो क्या भाजपा ये नहीं चाहती है कि 52% ओबीसी के साथ न्याय हो, उन महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन हो जो ओबीसी समाज से बिलोंग करती हैं? तो अगर ओबीसी समाज का वोट लेने में भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओबीसी समाज को रिप्रेजेंटेशन देने में भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हमेशा होता है। आप देखेंगे कि लगातार ओबीसी समाज के साथ सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करने का काम किया है। आप देखेंगे कि लगातार जब से मोदी सरकार बनी केंद्र में या योगी सरकार बनी राज्य में, आप 27% जो ओबीसी का आरक्षण है किसी भी सरकारी नौकरी में इन्होंने पूरा नहीं किया है। किसी भी एक बता दें कि किसी एक सरकारी नौकरी में इन्होंने 27% ओबीसी का आरक्षण पूरा किया है। ये लगातार ओबीसी के हितों पर कुठाराघात करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करती है। और आज महिला आरक्षण में भी ये ओबीसी को तो नहीं ये भी कहा जा रहा है ना कि देखिए आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक देख रहे हैं, इसीलिए ओबीसी 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 बार बार राग अलापा जा रहा है, ऐसा है क्या? देखिए नेहा जी, वोट बैंक की बात अपनी जगह है, लेकिन समाज के उस बड़े तबके को आप रिजर्वेशन में से क्यों नहीं आच्छादित करना चाहते हैं
जो इसका 52% आबादी को रिप्रेजेंट करता है। आप ओबीसी का वोट लेने में दिक्कत नहीं, लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन देने में आप कहते हैं गैर संवैधानिक है। ये कैसे गैर संवैधानिक हो गया भाई? ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देना गैर संवैधानिक कहाँ से गैर संवैधानिक हो गया? कौन कह रहा है गैर संवैधानिक? आप 128वां संशोधन कर रहे हैं संविधान में, तो आपको वो संवैधानिक है, लेकिन अगर ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देना है तो वो असंवैधानिक हो गया। नहीं, SC ST की अगर देखा जाए तुलना में ओबीसी वर्ग आर्थिक तौर पर क्या इतना कमजोर है कि उनको आरक्षण देने की अब जरूरत पड़े? देखिए नेहा जी, यही सवाल जो है मोहन भागवत जी ने पूछा था बिहार विधानसभा चुनाव में। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि अब आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और आज 8 सितंबर को माननीय मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया कि समाज के साथ हमारे ही अपने लोगों ने 2000 सालों से शोषण करने का काम किया, उनको मतलब अनइक्वलिटी का शिकार बनाया। इसलिए समाज में जब तक डिस्क्रिमिनेशन है तब तक आरक्षण रहना चाहिए। तो आप मोहन भागवत की बातों पे कौन सी बात विश्वास करेंगे? एक जो उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बोला था उस बात से, या अभी आरक्षण के पक्ष में बोला उस बात से? तो ये लोग जब देखते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अभी देखते हैं आरक्षण के पक्ष में बोल देते हैं क्या रिएक्शन आता है, आरक्षण के विरोध में बोल देते हैं क्या रिएक्शन आता है। ठीक है, अगर आप भी कह रहे हैं कि SC ST है, ठीक है, ओबीसी को इसमें शामिल किया जाए, फिर आप कहेंगे अल्पसंख्यकों को इसमें शामिल किया जाए, फिर आप कहेंगे और तमाम चीजों को इसमें शामिल किया जाए और तमाम जातियों को इसमें शामिल किया जाए, तो क्या हर चीज में आरक्षण देना ये आपको लगता है कि सही होगा राजनीति से परे? 100% सही है नेहा जी। अगर ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं मिलता है, उनके महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता है, तो पूरा इंडिया गठबंधन इस चीज का विरोध करेगा। इसका होना चाहिए आरक्षण, क्योंकि इस देश की इतनी बड़ी आबादी, आप आई बताइए, ओबीसी समाज में आज भी लोग इतना नीचे हैं, इतना वंचित हैं, इतना शोषित हैं, लेकिन आप उनको हक और हकूक देने से क्यों इतना परेशान हो रहे भाई? आपको वोट लेने में तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको, लेकिन जब उन्हीं के वोटों से आप सरकार बना लेते हैं तब कहते नहीं इसमें गैर संवैधानिक हो गया है, ये संविधान के खिलाफ है, ये इसके खिलाफ है, तमाम तरह के दांव पेच लगाते हैं उनके साथ। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। मैं रुद्र प्रताप जी का रुख करूं उससे पहले अश्विनी जी, देखिए सीधे सीधे कहा जा रहा है जब वोट लेते हैं तब तो नहीं आपको ओबीसी बुरा लगता, कह रहे हैं कि अब जब आरक्षण में आरक्षण देने की बात की जा रही है तो ओबीसी का हित नहीं सोचा जा रहा। नेहा जी देखिए, अभी जो 27% का आरक्षण मिल रहा है, तो 27% में आपको ये पता है कि जो सबसे धनी वर्ग लोग हैं ओबीसी में, वो 10% आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, और जो सबसे गरीब वर्ग हैं, जो निचले तो दबे कुचले हैं, वो सिर्फ 2% आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। ये असमानता है आज। इसीलिए हम लोगों ने रोहिणी कमीशन का भी गठन किया, जिसकी रिपोर्ट जो है आ गई है, और आने वाले दिनों में हम सबको समान करेंगे। ये 10% उठाने वाले, 2% उठाने वाले, सबको हम बराबर करेंगे, और एक समान 27% जो आरक्षण होता है सबको मिले। आज इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ एक जो है जुमलेबाजी किया है कि नहीं ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, कितने % लोग का क्या आरक्षण पा रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव जी भी यही कहते थे कि आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस महिला बिल का विरोध करते रहे, और ये महिला बिल नहीं पास करने दिया उन लोगों ने राज्यसभा से पास कराने के बाद। तो आज वही स्थिति है, मजबूरी में इन लोगों को ये आना पड़ रहा है। जैसे ओबीसी आरक्षण का बिल हम लोगों ने पास किया, उसी हिसाब से, उसी तरीके से किसान आंदोलन छोड़ के सब लोग भाग आए थे अंदर उस बिल के, उसमें आज वही स्थिति है कि मजबूरी में इन लोगों को समर्थन करना पड़ रहा है, वरना ये लोग महिला विरोधी है, ये लोग ओबीसी की बात ही करना छोड़। ठीक है रुद्र प्रताप जी, वाकई क्या ये बाकी पार्टियों के लिए गले की हड्डी बन गया क्या ये बिल? ना निगलते बन रहा है ना उगलते। जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ लग रहा है। कारण क्या है कि अब देखिए बिल तो आ गया है, ये 20-25 साल से ये बिल कई बार आया कुछ, और उसमें आपने देखा कुछ आगे चीजें बढ़ नहीं पाई। अब ये बिल आ गया और सबको ही पता है कि बिल पास हो जाएगा, क्योंकि सरकार के पास आंकड़े हैं और बहुमत हैं। और दूसरी चीज है कि आधे आबादी की जब बात हो रही है तो बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं जो इसका चाह करके भी विरोध नहीं कर सकते हैं। अब इस विरोध में अब ये जा नहीं सकते हैं, तो अब उसमें कोई न कोई खींचातानी लगानी है कि उसमें ओबीसी का होना चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए, उसमें भाई जब एक तो सबसे पहले तो था ही नहीं, तो जब था नहीं तब तक तो इसी मुखरता के साथ सारी विपक्षी पार्टियों को आंदोलन करना चाहिए था कि भाई पहले बिल आप लाइए और बिल को इस तरीके से लाइए।
तो वो तो किसी से हुआ नहीं। अब ये बिल अगर आ रहा है, पहली बार ऐसा लग रहा है, सब महिलाओं के अंदर एक उम्मीद जगी है कि भाई उनका भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, क्योंकि जितने राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, अगर आप उनके वर्तमान सांसदों की स्थिति देख लीजिए तो उसमें कितनी महिलाएं हैं। तो सवाल ये है कि कौन महिलाओं के प्रति कितना गंभीर है, उसको बताने के लिए आपको भविष्य में जाने की क्या जरूरत है, वर्तमान में देख लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि अब राजनीति में कुछ तो करना ही है, तो राजनीति में अगर किसी भी चीज को जिस तरह से हो सके उस तरह से आप विरोध करिए। बहुत सारे चीजें अगर जैसे मतलब विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है, विरोध करने के लिए विरोध करना है। ठीक है, ठीक है। और मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, सीधा सा सवाल मेरा अब ये है, क्योंकि जो स्थितियां फिलहाल दिखाई दे रही है, या रुद्र प्रताप जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अशोक जी, क्या विरोध करने के लिए ये विरोध किया जा रहा है क्या, कि देखिए अब ऐसा बिल है, अगर इस बिल का विरोध किया तो नेगेटिव संदेश जाएगा, नकारात्मक संदेश जनता में जाएगा, खासतौर पर महिलाओं पे, इसलिए एक ऐसा चीजें उठा लें जिससे कि विरोध भी हो जाए और ये भी कहे कि देखिए हम तो ओबीसी का हित चाहते हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए न्याय जी, सबसे बड़ी बात है कि महिला विरोधी है कौन, ये समझना पड़ेगा। आप देखिए अगर महिला कितने बड़े समर्थक महिलाओं के, तो 9.5 साल में ये आंख बंद करके सोए रहे चुपचाप, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी चुनावी वर्ष में एक चुनावी शिगुफा ला करके उन महिलाओं के प्रति जो जिनका शोषण लगातार 9.5 साल से होता आ रहा है, आप देखेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार में गृह राज्य मंत्री से चिन्मयानंद स्वामी जी हो, चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह जी हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, इन लोगों की छवि क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक डेंट है कि किस तरह से इन पार्टी से बिलोंग करने वाले नेताओं ने महिलाओं का शोषण किया और मोदी सरकार ने उसका आंख बंद कर संरक्षण किया। आप WFI की सदस्यता तक निरस्त हो जाती है। चुनावों में कितने महिलाओं को टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जाता है, तो बताइए। जी जी, वही मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह की पार्टी जो है, जो महिलाओं की लगातार शोषण करने वाली पार्टी है, इसको लग रहा है कि चुनावी वर्ष में अगर हम इस तरह का कुछ शिगुफा ले आएंगे जिसका महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिलने वाला 2029 पहले आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, तो इस तरह से लाएंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक डेंट है कि ये महिलाओं का शोषण करने वाली पार्टी है, उस डेंट में हो सकता है कुछ कमी आ जाए। लेकिन जनता, खासतौर से महिलाएं, ये सवाल पूछना चाह रही है, भैया क्यों ऐसा आपके अंदर हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? 9.5 साल तो आप लोग हम लोग का शोषण करते रहे और आज आप महिला के सम्मान के इतना उतावले हो रहे हैं। ये सारे सवाल महिलाएं पूछ रही हैं। और दूसरा सवाल ये भी महिलाएं पूछ रही है कि ये जब 2029 में जब सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तमाम बातें होंगी, तब इसका लाभ मिलना न मिलना तब होगा। तो आज इसका इतना प्रोपेगेंडा क्यों? आज सब महिलाएं जानती हैं कि चुनाव को लेकर के जाल है। नहीं, हमने कहा कि कौन महिला विरोधी है कौन नहीं, ये तो जनता जानती है, महिलाएं खासतौर पे जानती हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर आप कहते देखिए हम तो महिला विरोधी नहीं है, तो महिलाओं के उत्थान के लिए या महिलाओं को आगे राजनीति में बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी का क्या योगदान रहा, बताइए ना। आपने कितनी महिलाओं को टिकट दे दिया या कितनी महिलाओं को आप टिकट देते हैं? देखिए नेहा जी, 42 महिलाओं को हमने 2022 में टिकट दिया, 42 महिलाओं को टिकट दिया। तो ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी महिलाओं को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, दलितों के, अल्पसंख्यकों को हमेशा मेन स्ट्रीम में, विकास मेन स्ट्रीम में लाने का काम करती है और लगातार उसके लिए प्रयासरत भी रहती है। 403 विधानसभा सीटों में से आप 42 महिलाओं को टिकट देते हैं, तो कितना फीसदी आप टिकट दे रहे हैं और कितना आप महिलाओं के उत्थान के बारे में सोच रहे हैं, ये भी खैर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अश्विनी जी, इस बात को गोलमोल कर देना, इस बात को ये कह देना कि देखिए पहले तो जनगणना होगी जी, फिर उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद इसको लागू किया जाएगा, ये तो फिर दूर वाले ढोल दिखाई दे रहे हैं सर, कि अभी ढोल बजा लेते हैं लेकिन जो इसका फायदा मिलेगा या जो इसका आने वाले वक्त में फायदा मिलेगा उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। ये कौन सी बात होगी कि पहले परिसीमन होगा, उससे पहले जनगणना होगी, तब इसका फायदा मिलेगा, तब ये लागू होगा? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी अपने मन से नहीं कर रही है, सरकार अपने मन से नहीं कर रही है। ये संवैधानिक व्यवस्था है कि कोई भी तरीके की चीज करने के पहले उसका गणना होगी, गणना के बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद ही व्यवस्था लागू। वो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें कहीं हम लोग अपने मन से कुछ न कुछ गोलमोल कर रहे हैं, न कुछ किसी को भ्रम फैला रहे हैं। नहीं तो विपक्ष कह रहा है ना कि तुरंत प्रभाव से इसे लागू किया जाना चाहिए। जी, विपक्ष कह रहा है इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। जब ये चुनाव से पहले आप इस बिल को लेके आ रहे हैं, इसे पास करा रहे हैं, तो तुरंत प्रभाव से क्यों नहीं इसको लागू करते हैं?
विपक्ष के पास देखिए कहते हैं लोग ना कि भाई आजकल तो बड़ा जुमला चलता है, हाँ। शिक्षा किसके पास है, शिक्षा किसके पास नहीं है। विपक्ष तो शिक्षा वाला है, तो जब शिक्षा वाले हैं तो संविधान को पढ़ लें एक बार कि संविधान में क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या व्यवस्था की थी। दिन भर उन्हीं का नाम लेते हैं और आज उन्हीं का हनन कर रहे हैं विचारों का। कि अगर वहां पर नहीं लिखा है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज मैं कहूंगा कि अगर कोई भी अल्पज्ञानी हो तो आज हमारे माननीय सांसद दुबे जी ने जो आज बयान दिया है, उस बयान को पूरा उसको सुन ले। स्पष्ट रूप से धारा और उपधारा के समेत उन्होंने बताया है कि क्या कैसे कब होना चाहिए और संवैधानिक व्यवस्था हमारी क्या है। हम उस हिसाब से उसको लागू कर रहे हैं, हमको वो नहीं है। दूसरी बात अशोक जी ने जो कहा उसका जवाब देना चाहता हूँ। गायत्री मंत्र तो चुनाव में ये पढ़ते रहे, स्टेज पर ले जाकर लड़कों से गलती हो जाती है ये कहते रहे। 42 बता रहे हैं किस तरीके से दिया। परकटी महिलाएं आएंगी सदन में, किसका बयान था। ये लोग को सुनना चाहिए क्या कौन कैसे क्या किसके पक्ष में बयानों पे मत जाइए ना सर, बयानों पे नहीं जाएंगे तो बहुत सारे बयान तो आप लोगों के भी निकल आएंगे और जब उन बयानों को कहा जाएगा तो शायद अशोभनीय भी लगेगा और हमें भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल जिस तरह से ओबीसी का एक कार्ड खेलने की यहाँ पर कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है, दरअसल वाकई देखने वाली बात होगी कि इसका कितना फर्क पड़ता है और सरकार को क्या इस बात का फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। क्योंकि महिला आरक्षण बिल लोकसभा के साथ पास हो चुका है और लेकिन अब वाकई देखने वाली बात होगी कब तक ये लागू होता है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा और उसके बाद ही इस बिल को कानून का रूप दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से इसे लागू किया जाएगा। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।